हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स एट द रेट शंभू चैनल पर। अब तक हम एमसीक्यू के 18 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज प्रीवियस ईयर 2023 हम सॉल्व कर रहे हैं लगातार। और ये क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा टाइम इसलिए लगता है सॉल्व करने में क्योंकि आप जानते हैं लिखना पड़ता है बोर्ड पर, तब सॉल्व कराते हैं। तो अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इसमें और पार्ट भी है साथ में, ठीक है, वो भी करेंगे। लेकिन पहले इसे देखते हैं। सेक्शन भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। फटाफट देखिए बेटा। सॉल्व दी, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। आप बताइए, फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे बिना कोई देर किए। ये हमारा ग्राफ है, ये 1, ये 2 और ये 3। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y पे -4 है तो बस इधर कर लेंगे -1, -2, -3 और ये -4। हमें पॉइंट कहा है x इक्वल टू 3 एक लाइन है, तो x इक्वल टू 3 तो भाई ये रही, x इक्वल टू 3 ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे हम। उसके बाद में y इक्वल टू -4, जिस जगह कट किया वो पॉइंट होगा 3, -4, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर दिया और हम बता देंगे कि जिस जगह इन्होंने पॉइंट पे कट किया है यानी m, या मैं इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ज़रा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, इसका और पार्ट देखते हैं भाई, और पार्ट इसका। चलिए भाई, अब इसका और पार्ट देखिए फटाफट से। फास्ट करेंगे बेटा, फास्ट। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये कहोगे 5 क्वेश्चन कराते हैं एक वीडियो में, क्या फ़ायदा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अगर आपके पास देखो पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, डाउनलोड कर लो पेपर, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। यूजिंग ग्राफिकल मेथड मैं लिख देता हूँ, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड whether following system of linear equations is consistent or not, ये बताना है। और हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। अब ये बताओ मुझे कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि लाइन कट करनी चाहिए। सिंपल सी बात है मनीष जी, कंसिस्टेंट का मतलब लाइन कट करनी चाहिए। अगर लाइन कट कर गई तो कंसिस्टेंट, और नहीं करी तो अनकंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। चलिए भाई, मैंने x एक्सिस बना लिया। मेरे को पता है x की वैल्यू 0 है, यानी ये y एक्सिस की बात कर। देखते जाओ भाई, थोड़ा ग्राफ ऊपर से बनाऊंगा, थोड़ा हम ग्राफ ऊपर से लेते हैं। ये y एक्सिस हो गया भाई साहब, और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो y पर -7 है, यानी कि आप देखें y पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और एक और आएगा यहाँ पे -7, ठीक है भाई साहब। y पर -7 है तो y इक्वल टू -7 लाइन यही होगी, यहाँ ये लाइन होगी y इक्वल टू -7, ठीक है। और x इक्वल टू 0 का मतलब तो आप समझते हैं कि ये y एक्सिस की बात कर रहा है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या ये कंसिस्टेंट हैं? तो आपको पता है कि y एक्सिस और ये y इक्वल टू -7 एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट तो कर ही रहे हैं, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं आपको पता ही है कि ये कर रहे हैं 0, -7 पे। तो बताओ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि भैया ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। यस, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनीष जी वीडियो को स्टॉप करिए, बच्चों के लिए लंबी हो जाएगी वीडियो। क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं, उसके बाद में चला। हाँ जी, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22।
इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, ए जेड 3 है, जेड सी 2 सेंटीमीटर, बी एम 3 सेंटीमीटर एंड एम सी 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। एक बार आप पढ़ लीजिए चैन से, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिया क्या आपने? चलिए भाई, पढ़ लिया तो ठीक है। अब ज़रा देखिएगा क्या लिखा है। जो लिखा है वो मैंने फिगर बना दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बी सी वाली साइड के ये लाइन जो है ये पैरेलल है एक्स जेड इसके पैरेलल है। ए जेड की लाइन 3 है, जेड सी की 2 है, एम सी की 5 है और बी एम की 3 है। और हमें जो है लेंथ बतानी है एक्स वाई की, यानी ये वाली लेंथ बतानी है भाई हमें एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे आधारित है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, थेल्स थ्योरम जो आपने पढ़ी है उसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को एक्स वाई निकालना है तो मेरे को कहीं ना कहीं इसको ए जेड और जेड सी यानी इस वाली साइड से या इस वाली साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए एक्स जेड यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, इन दोनों को पहले सिमिलर बनाएंगे। और सिमिलर कैसे बनाएंगे आप बताओ। ए वाला जो एंगल है वो तो दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है, तो ए एंगल तो कॉमन हो गया। उसके बाद में आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए। हमने तीनों एंगल जो हैं वो ट्रायंगल के इक्वल कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमिलर हो गए। ठीक है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सिमिलरिटी आप लिख लेना कि बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन या सिमिलरिटी रूल, हमने कह दिया कि जो ट्रायंगल ए एक्स जेड है ना, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ये सिमिलर है भाई ट्रायंगल ए बी सी के, ए एक्स जेड जो है वो ए बी सी के सिमिलर है। ठीक है, तब तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए जेड अपॉन जेड सी जो है वो इक्वल होगा काय के वाई जेड अपॉन एम सी के, ये लाइन पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, जब एक ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है, एक मिनट रुकिए भाई। देखिए भाई, ए जेड अपॉन जेड सी ये बराबर होगा काय के, ये बराबर होगा आपका वाई जेड अपॉन एम सी के। इतनी कहानी पकड़ भाई, वाई जेड अपॉन एम सी के वैल्यू रख दीजिए। ए जेड की वैल्यू हो गई 3, जेड सी की वैल्यू हो गई 2, इक्वल टू वाई जेड पता नहीं है मेरे को, और एम सी की वैल्यू है 5। एम सी की वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 15/2, यानी कि 7.5। कितनी आ गई भाई साहब, 7.5 सेंटीमीटर आ गई। वाई जेड की वैल्यू आ गई 7.5। लेकिन मेरे को वाई जेड की वैल्यू से लेना देना थोड़ा नहीं है, मेरे को तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई में रिलेशन देखना पड़ेगा। पहले आप ये नोट करिए, अब इसके आगे क्या करेंगे वो देखिए। अब इसके आगे बेटा क्या करेंगे देखिए, मैं रफ करता हूँ, आगे के स्टेप पे चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि श्याम भैया वाई जेड की वैल्यू आ गई 15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर ये आ गई। इतनी कहानी भाई समझ में आ गई भाई। अब आगे देखिएगा, आगे मैं ये कह रहा हूँ कि अब
ए जेड अपॉन जेड सी, बड़े पूरे ट्रायंगल के हिसाब से आप लेंगे, इस वाले ट्रायंगल। अभी हमने ये छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से लिया था, इधर वाले ट्रायंगल के हिसाब से। अब हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे, बड़े वाले के हिसाब से। तो बड़े वाले के हिसाब से आप बताओ मुझे कि जो ए जेड अपॉन जेड सी होगा, ए जेड अपॉन जेड सी होगा पूरे बड़े ट्रायंगल के हिसाब से, क्या ये एक्स जेड अपॉन बी सी के बराबर नहीं होगा? पूरी लाइन एक्स जेड पूरी और बी सी पूरी, एक्स जेड पूरी और बी सी पूरी। अब एक्स जेड को आप जान रहे हैं कि एक्स जेड को हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड। बताओ भाई, एक्स जेड को लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड लिख दिया मैंने इसको, अपॉन में बी सी, वैल्यू लगाइए। ए जेड अपॉन जेड सी तो 3/2 हो गया। इधर एक्स वाई रहने दीजिए। वाई जेड की वैल्यू आपको पता है 15/2 हो गई है, तो 7.5 लिख लेता हूँ मैं इसको। अपॉन में बी सी की वैल्यू, तो बी एम और एम सी दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, कितनी हो गई? 8 हो गई। ये इससे 4 बार कट गया, ये इसमें गुणा हो गया, 12 टाइम हो गया। तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12। देखो इधर तो 12 बन जाएगा और ये 7.5 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर आ गया। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना बेटा उसको, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स वाई की यानी इस वाले पोर्शन की जो लेंथ है वो आ गई 4.5 सेंटीमीटर। इतनी सी बात थी, क्वेश्चन हो गया। मनीष जी वीडियो ऑफ करिए, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 मैंने लिख लिया है भैया, और क्वेश्चन नंबर 23 में और पार्ट भी है हमारे पास। तो हमने तो अभी ए पार्ट लिख लिया है, इसका और पार्ट भी कराऊंगा अभी, ठीक है। तो ए पार्ट ये कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, तो आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए भाई फटाफट से, विद इन मिनट्स। साइन थी, और ये कह रहा हूँ देखो, अगर वीडियो तुम्हें लंबा लगा करोगे तो उसकी स्पीड बढ़ा लिया करो, तब देख लिया करो, क्योंकि थोड़ी स्पीड बढ़ा लोगे तो उससे समझ में भी आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बढ़ाओगे तो और अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है स्पीड बढ़ा के। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे बेटा दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायर कर लिया, बताओ। ये जो लाइन लिखी थी ना, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया था, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन है। तो इधर खोलो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab वाला फॉर्मूला खोल दिया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। बोलो, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 हो गया, और इस 1 को उधर 3 में से माइनस कर देंगे हम। बोलो, ये आ गया 1, ये दोनों मिला के तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 3। इस 1 को इधर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 3 - 1 यानी कि 2, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो बताओ आप मुझे भैया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 1 आ गई। एकदम लल्लू सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका और पार्ट देखिए कि और पार्ट क्या कह रहा है, चलने दो। और पार्ट देखिए भैया उसका। बोर्ड के पेपर हैं जो मनीषा, ऐसे ही ना है। बी देखिए भाई, ये कह रहा है कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, सॉरी 1/√2, एंड कॉट बीटा की वैल्यू है √3, कॉट बीटा की वैल्यू √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। किन का फ़ोन आ रहा है मनीष? देखिए भाई,
इफ साइन एल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक एल्फा एंड कोसेक बीटा। देखो बेटा कैसे करेंगे यार, सिंपल सी बात है कि अगर साइन एल्फा की वैल्यू 1/√2 है, आप मुझे बताओ गिवन ये दे रखा है मुझे कि साइन एल्फा की वैल्यू 1/√2 है, तो आप बताओ कि साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है। आपने कही 45 पे, तो मैंने कही ठीक है भैया एल्फा की वैल्यू लगा लो 45 डिग्री, ठीक है, यानी π/4 भी कह सकते हो आप इसको, π/4, ठीक है। कॉट बीटा की वैल्यू √3, कॉट बीटा की वैल्यू √3 कहाँ होती है, हमने आपसे पूछी, आपने कहा सर tan 60 में √3 वैल्यू होती है, तो कॉट की 30 पे होगी, यानी कि बीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, और मैं इसको π/3 भी कह सकता हूँ, सॉरी π/6, कितनी कह सकता हूँ भाई, π/6 कह सकता हूँ। अब मेरे को दोनों एंगल निकाल लिए मैंने, एल्फा की वैल्यू भी आ गई मेरे पास π/4 और बीटा की भी आ गई। अब सिंपल इस वैल्यू को इसमें लगाना है जो हमें निकालना है, ठीक है, लगा दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, मुझसे ही करवाएंगे तो मैं कर देता हूँ। कोसेक एल्फा की वैल्यू π/4 और कोसेक बीटा की वैल्यू π/6। अब बता दो भाई कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, बताओ होती है कि नहीं होती है भाई। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कोसेक की √2 हो गई। ऐसे ही कोसेक 30 की क्या होगी, आपने कही साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई। तो हमारा आंसर आ गया √2 + 2। यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। और ज़्यादा कॉमन लेना हो तो √2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो फिर √2 + 1 बचेगा। √2 कॉमन ले सकते हो, फिर √2 + 1 बचेगा, इतना ही है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम लल्लू था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। बंद करो वीडियो जल्दी फटाफट। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 24 हमने अपनी स्क्रीन पर लिख लिया है, बिना कोई देर किए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप एक बार, मैं पढ़ लेता हूँ धीरे धीरे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। क्या आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं, बचपन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे पास दो नंबर हैं, एक है 85 और एक नंबर है मेरे पास 72, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा नंबर मुझे बताइए, ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर बताइए जिससे मैं इसको डिवाइड लगाऊं और इसको डिवाइड लगाऊं। तो इस वाले केस में तो 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए इस वाले केस में। यहाँ पर r = 1 बचना चाहिए और यहाँ पर r = 2 बचना चाहिए। अरे यार मनीष कुत्ते भौंक रहे हैं, बताओ ये कुत्तों की गली है क्या? दे क्या हमें सारे में चाहिए मोड़े दे क्या जा। r = 1 एंड r = 2। देखिए भाई जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो जिससे आपको किसी 2 या 3 नंबर में डिवाइड लगा रहे हो, तो समझ लेना LCM फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है आपको भाई साहब? LCM। क्या निकालना है आपको? LCM, सॉरी नहीं LCM नहीं, HCF। आपको बेटा जी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये निकालना है जब आपको 1-2 नंबर दे रखे और ये पूछे कि वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे इनको डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर 1 और 2 बचे। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर लीजिए पहले। जैसे 85 के लिए 1 रिमाइंडर बचना है तो इसको हमने 1 माइनस कर लिया, आ गया 84, ठीक है। यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचना चाहिए तो मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिया तो आ गया 70। कितना आ गया? 70। अब ये जो 2 नंबर आ गए हैं, ये जो 2 नंबर आए हैं, आप इनका क्या ले लेंगे? HCF। 84 एंड 70 का HCF लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि HCF ऑफ 84 एंड 70 क्या आएगा? तो आपने कही सर इसमें से 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 12 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा। मैंने कहा बहुत सही है, क्या और कुछ भी कॉमन आ सकता है? तो आपने की हाँ सर, यहाँ से अभी 2 और कॉमन आ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है 14 हो गया भाई, 2 कॉमन ले लिया तो 7 2 जा 14 हो गया। और अंदर में जो बचा वो क्या बचा सर? 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 6 बचा और यहाँ पर 5 बचा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आ नहीं सकता,
इसलिए हम कहेंगे कि 14 जो है वो इसका HCF। वैसे भी आप बता सकते थे कि इन दोनों का HCF कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 ही हमारा वो नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि 14 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। 14 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर। आपको HCF मेरे तरीके से नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से निकाल लेना भाई, आप अपने तरीके से निकाल लेना, ठीक है। मेरे तरीके से तो वैसे और भी सिंपल है एक तरीका कि आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, लेकिन ये आप मत करना क्योंकि डिफरेंस लेने वाले में आपसे गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो आ रहा है 14 निकल के, लेकिन हर जगह नहीं आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मनीष जी, वीडियो ऑफ करिए। आसान था, कुछ नहीं करना था, बस आपको रिमाइंडर माइनस करने थे और उसके बाद में HCF लेना था, ठीक है। चलिए तो भाई सर मैंने बिना कोई देर किए 25वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, फटाफट से आप देखिए। आप पहले पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन को चैन से पढ़ लीजिए तब आप आंसर करेंगे। पढ़ लो भाई साहब, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप। पढ़ लिया, ठीक है। ए बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। 4 लाल 3 नीली 2 पीली गेंदें हैं। एक गेंद को बैग में से निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल, यानी जो बॉल हमने बैग में से निकाली है अगर वो लाल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो येलो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बेटा। तो हमने कहा सर हियर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, हमने कहा 4 + 3 + 2 यानी कि 9 बॉल्स हैं। तो ये तो हमारे टोटल आउटकम हो गए। और रेड बॉल्स कितने हैं, तो आपने कहा सर रेड बॉल्स जो हैं वो हमारे पास में 4 हैं, ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी भाई साहब, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि 4/9, 4/9 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में तो ये हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में येलो बॉल्स कितनी हैं बताओ। आपने कहा सर येलो बॉल तो 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या हो जाएगी, आपने कहा सर 2 फेवरेबल हैं 9 टोटल हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/9। कितनी हो गई भाई, 2/9। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ में ये लल्लू सा क्वेश्चन 25, इतने सरल सरल क्वेश्चन आए बोर्ड में, बताओ यार। ये क्वेश्चन हो गया, मनीष जी बंद करिए फटाफट, वीडियो ऑफ करिए फटाफट। चलिए भाई ये सेक्शन सी में क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है ये। करते करते हम 26 पे पहुंच चुके हैं। चलिए भाई मनीष जी आप भी बता सकते हो इसका आंसर वैसे तो, कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 हमारे पास में नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है 2 नंबर का, उसका जो हाफ है वो 2 है, डिफरेंस का हाफ 2 है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर्स। आप एक बात बताओ, अगर एक नंबर में x मान लूँ और एक नंबर y मान लूँ, लेट x एंड y बी द नंबर्स, ठीक है भाई साहब। और मैंने मान लिया कि जो x है वो y से बड़ा है, बड़ा नंबर x है हमारे पास। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका जो हाफ है वो 4 है, सॉरी 2 है। दोनों नंबरों के डिफरेंस का हाफ वो कितना है, 2 है। तो आप मुझे बताओ कि 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। कितना है इनका डिफरेंस, 4 है इनका डिफरेंस। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, ठीक है, बोलो यार हाँ या ना। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे ना देखें, अब यहाँ से बात बदलें।
या तो दोनों वेरिएबल में एक्स वाई में चलने दो या फिर एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे ही करते हैं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, फर्स्ट इक्वेशन दे दी मैंने इसको ना। अब देखिए आगे अगली कंडीशन कह रहा है कि बड़ा वाला नंबर एक्स हो गया एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और छोटे नंबर का डबल, तो छोटा नंबर वाई है उसका डबल, ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं मनीष जी? 13। कितने होते हैं? 30। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से x की वैल्यू 4 प्लस वाई नहीं आएगी? x की वैल्यू 4 प्लस वाई आ जाएगी, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। 4 प्लस वाई, एक्स की जगह पर मैंने 4 प्लस वाई रख दिया, प्लस 2y इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई। तो 1 में से x की वैल्यू निकाल ली और वो इसमें रख दी। अब बताओ y प्लस 2y प्लस वाई कितना हो गया? 3y। तो 4 प्लस 3y इक्वल टू 13, ये 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू आ गया कितना? 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आ गई। अब बताओ, अगर y की वैल्यू 3 है, अगर y की वैल्यू, अब यहाँ देखो x की वैल्यू 4 प्लस वाई है और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। तो यहाँ देखिए आप, x की वैल्यू हो गई 4 प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 7। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ मेरी नज़र में। बहुत आसानी क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा, कि दोनों नंबरों के डिफरेंस का हाफ, x माइनस वाई का हाफ 2 है। मैंने x में से y क्यों घटाया? क्योंकि मैंने x को y से बड़ा माना है। तो x माइनस वाई 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से x की वैल्यू 4 प्लस वाई ले ली। दूसरी कंडीशन के हिसाब से बड़ा वाला नंबर प्लस छोटे वाले नंबर का डबल मिलके 13 होते हैं, तो मैंने यहाँ x की वैल्यू लगा दी, y का आंसर आ गया 3। y की वैल्यू फिर यहाँ लगा दी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। लल्लू सा सवाल था, बहुत ही सरल। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 27। शकल देख लीजिए, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इरेशनल, यानी इरेशनल वाला जो प्रूव करने का क्वेश्चन है, ये बोर्ड हमेशा देता ही देता है एक क्वेश्चन, या फिर इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए दे देगा। तो अब आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। समझना क्या है, एनसीईआरटी में आपने बारंबार क्या होगा, बार बार क्या होगा, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया, लेट कंट्रोवर्शियल मेथड है इसका, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं उसको, तो उसी से ये सॉल्व होगा। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करेंगे, हम पहले रूट 5 को मान लेंगे कि ये रेशनल है, रूट 5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रूट 5 फिर a अपॉन बी के इक्वल होगा, किसी नंबर के a अपॉन बी के इक्वल होगा, किसी न किसी के, जहाँ पर वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, ऐसा हम मानेंगे कि इनका a और b कोप्राइम्स, यानी a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हम मान लेंगे। अब यहाँ से आप बताओ मुझे, क्या रूट 5 इंटू बी के बराबर a हो जाएगा? आप कहोगे हाँ जी। मैं कहूँगा दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आप कहोगे सर कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बनाते हैं, तो 5 जो a स्क्वायर नंबर होगा उसमें 5 का डिवाइड जाएगा। बोलो, a स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इम्प्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल 5। और अगर a स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा तो a में भी जाएगा। आप बताओ, मैंने कही 3 के स्क्वायर में 3 से डिवाइड जाता है, ठीक है, तो 3 में भी तो 3 का डिवाइड जाएगा। बोलो, मैंने कही 25 के स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाता है, तो 25 में भी तो 5 का डिवाइड जाएगा। अब इसी बात को मैं यहाँ ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई है 5, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5।
और इस बात को आप फर्स्ट मान लीजिए कि भैया ए जो है वो 5 का मतलब ए में जो है 5 से डिवाइड जाएगा मनीष जी। और अगर ए में 5 से डिवाइड जाएगा तो मैं ए को 5 कोई नंबर सी से मल्टीप्लाई करके कह सकता हूँ कि जो ए है वो 5 इंटू किसी नंबर सी के बराबर है। आपने कही ओके ठीक है। अब मैं यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड। तो भाई ए की वैल्यू हो गई 5c, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये जो ए है वो 5c के बराबर है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे ए की जगह। इस वैल्यू को लॉट करके इसी वाली इक्वेशन में रखना है आपको। तो बताओ क्या आएगा, यहाँ करते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25c स्क्वायर। बोलो भाई साहब, अगर a 5 से डिविजिबल है तो a इक्वल टू 5c होगा कोई नंबर, और उस 5c को a की वैल्यू को मैंने दोबारा यहाँ रख दिया लाके। तो यहाँ मेरे को 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ये 5 से 5 बार कट गया तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। अब बताओ, अगर b स्क्वायर 5 इंटू सी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब b स्क्वायर में 5 से डिवाइड जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इम्प्लाइज कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तब तो भैया b भी डिविजिबल होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मनीष जी, ये डिविजिबल बाई 5। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया 2 नंबर। पहले नंबर में हमने ये प्रूव किया कि a 5 से डिविजिबल है, दूसरे में मैंने कहा b 5 से डिविजिबल है। अब बताओ a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है। जबकि हमने तो ये माना था कि ये कोप्राइम है, यानी इनका कोई 1 के अलावा फैक्टर ही नहीं है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये भी 5 से भाग जाता है इसमें, ये भी 5 से, तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, 5 कॉमन फैक्टर हो गया, तब तो a और b कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी हमारी बात झूठी पड़ गई। हमने इसको कोप्राइम माना था लेकिन ये कोप्राइम नहीं है, तो बात झूठी पड़ गई। और बात झूठी क्यों पड़ी? क्योंकि हमने ये माना था कि √5 रेशनल है। √5 को हमने रेशनल माना, इसलिए ये बात झूठी पड़ गई। तब हम कहेंगे बिकॉज द रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमने एज्यूम क्या किया था कि √5 रेशनल, तो हमने कहा कि ए और बी कोप्राइम है, ये हमने एज्यूम किया था और ये एजम्पशन हमारा गलत पड़ गया। तो इसलिए हम कहेंगे द रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, दैट्स वाई √5 इज नॉट रेशनल। क्या कहेंगे हम फाइनल रिजल्ट में कि √5 देयरफॉर √5 इज नॉट रेशनल। और जब ये रेशनल नहीं है तो फिर ये कैसा है? इर्रेशनल है। √5 इज इर्रेशनल। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार आ रहे हैं। √2 हो या √5 हो, कैसे भी होगा, यही तरीका यही होता है सबका करने का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। एक वीडियो में और हो जाएगा ये, तो आज इतना ही। राधे राधे, जय हिंद।